ब्लू पिल इन जनरल और बूमर्स इन पर्टिकुलर तुमको कई सारे झूठ बताते हैं, कभी कभी इंटेंशनली और कभी कभी अनइंटेंशनली। लेकिन इन सारे झूठ को आज के समय में मानने से आदमी की बर्बादी आ सकती है, और कई सारे आदमियों की बर्बादी आ ही रही है, वो बलि चढ़ रहे हैं। आज एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिखा के ब्लू पिल की 2 भ्रांतियों को डिबंक करूंगा, जिसमें से पहला डेटिंग के बारे में है और दूसरा तुम्हारे सर्वाइवल के बारे में है। तो पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, और ये तुम्हारे ऑब्जर्वेशन का टेस्ट है। देखते हैं इस एग्जाम्पल को देख के तुम पता लगा पाते हो कि नहीं कि मैं क्या लेसन देना चाह रहा हूं। There will be 2 very important lessons and 1 bonus lesson। देखते हैं तुम फिगर आउट कर पाते हो कि नहीं इस एग्जाम्पल में। तो हुआ ये था कि रोमन एम्पायर का विनाश हो चुका था, धीरे धीरे यूरोप में शुरू हो गई थी मिडिल एज। जिस एरिया को आज यूके कहते हो वो उस समय का ब्रिटानिया हुआ करता था, और ब्रिटानिया के आइलैंड पे ढेर सारे एथनिक ग्रुप्स हुआ करते थे, जैसे कि केल्ट्स, गेल्स, एंग्लो सैक्सन्स, पिक्ट्स। और ये सारे एथनिक ग्रुप जो कि शुरू में खुद ही पैस्टोरलिस्ट थे, खुद ही नोमैड्स थे, बारबेरियंस थे, अब जाके ये सिविलाइज हो चुके थे लार्जली, और सेडेंटरी लाइफ जीने लगे थे, खेती बाड़ी करके, एक ही जगह पे सेटल होके, एक ही जगह पे रह के ये गांव बनाने लगे, शहर बनाने लगे। और एक तरह से हुआ ये कि सेडेंटरी लाइफ, सेटल लाइफ जीने की वजह से इनके अंदर की जो मार्शल प्राउएस थी, इनका जो कॉम्बैटिव नेचर था, ये धीरे धीरे इनके अंदर से जाने लगा, और ये कंफर्टेबल हो गए, पीसफुल हो गए। और लार्जली इनका जो सेटलमेंट्स था, इनका जो सिविलाइजेशन था, वो चलता रहा, एंड दे लार्जली कंटिन्यूड टू लिव अ नॉर्मल पीसफुल लाइफ विद प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी ऑफ लाइफ स्टॉक। लेकिन ये पीस ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी। दरवाजे पे खड़ा था एक बहुत ही भयंकर दुश्मन। हम लोग बात कर रहे हैं वाइकिंग्स की। तुम लोगों ने नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखी होगी वाइकिंग्स। वाइकिंग्स आते थे उस एरिया से जिसको स्कैंडिनेवियन रीजन कहते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क आज का। ये उस एरिया से आते थे, और लार्जली देवर रेडिंग पार्टी जो कि समुद्र के रास्ते पूरे यूरोप भर में ही नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन में, नॉर्थ अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट तक में रेड मारते थे। इनका यही काम था कि दूसरे देशों में जाओ, रेड मारो, लूटो, सबको मारो, और फिर वापस आ जाओ विद ऑल द वेल्थ। तो इनके ऑपरेशंस हुए लेट 8th सेंचुरी से लेके लेट 11th सेंचुरी तक, और उस एज को कहते थे वाइकिंग एज। और जब वाइकिंग्स का हमला हुआ तो ढेर सारी ये जो सिविलाइज्ड पॉपुलेशन थी मेनलैंड यूरोप की, वो उन्हें झेल नहीं पाई। जो ब्रिटेन आदमी थे, उनका कल्चर था, उनका रिलीजन था, पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट हो चुका था इनके सामने। उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं बची थी काफी समय तक कि वो वाइकिंग्स का मुकाबला कर पाए। और उस समय एक काफी अजीब चीज देखने को मिली। वाइकिंग्स की रेड के बाद ब्रिटेन वुमेन को विलिंगली वाइकिंग्स बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगे। इतने ज्यादा कि कई सारे हिस्टोरियंस के हिसाब से और डीएनए रिसर्च के हिसाब से ब्रिटेन वुमेन और वाइकिंग मैन के बीच में इंटर मैरिज काफी ज्यादा हो गई। ये मैरिजेस लार्जली फोर्स्ड नहीं थी बल्कि विलिंगली होती थी। वुमेन एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड मोर टू द वाइकिंग्स देन दे वर टुवर्ड्स देयर ओन मेन। हिस्टोरियंस के हिसाब से जो लोकल ब्रिटेन मेन थे उनको इस चीज से बहुत ही प्रॉब्लम भी होती थी। समाज का एक परसेप्शन बन चुका था कि जहाँ पे वाइकिंग डोमिनेंट, मैस्कुलिन, बोल्ड, एडवेंचरस है, जिनके अंदर हिम्मत है, बहुत करेज है, वहीं जो लोकल ब्रिटेन मेन है वो सबमिसिव है, वो सॉफ्ट है, वो मैस्कुलिन नहीं है, और वो बोरिंग है। भले अगर लाइफ स्पैन के मामले में देखा जाए तो ब्रिटेन मैन की लाइफ स्पैन ज्यादा होती थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, उनके फार्म होते थे और वो सेटल होकर जीते थे ताकि उनकी जिंदगी अच्छी रहे। वहीं वाइकिंग जाते थे, समुद्र को पार करके यहाँ रेड मारते थे, वहाँ रेड मारते थे, जिनसे उनकी जिंदगी पे हमेशा खतरा बना रहता था। उनकी लाइफ सिक्योर नहीं थी। वो आज हैं कल नहीं रहेंगे, ऐसा कोई भरोसा नहीं। पर इसके बावजूद भी दे कंटिन्यू टू बी सुपर अट्रैक्टिव टू वुमेन। यहाँ तक कि जब सब कुछ काम हो गया, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स रुक गई, तब भी दीज वुमेन दे रिफ्यूज टू रिटर्न टू देयर होमलैंड एंड बी विद देयर मेन। इसके बावजूद भी कि इनकी जिंदगी स्टेबल नहीं थी, ये कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं था। वहीं इन कंपैरिजन जो ब्रिटेन मेन थे, उनकी एक स्टेबल लाइफ थी, उनकी सिक्योर लाइफ थी, उनके पास अपना खेत था, अपना साधन था कि वो अनाज वगैरह उगा सके। कंपैरेटिवली उनके पास एक ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ थी। जो कि बूमर्स बोलते हैं ना कि बेटा लाइफ में अपने आप को रिस्क मत लो, एक सिक्योरिटी को तुम सीख करो। सिक्योरिटी जैसे, अब वो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, किसी और वे में सिक्योरिटी हो सकती है। कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलो, बस घुसे रहो घर के अंदर, घर से बाहर मत निकलो, जिम मत जाओ, क्योंकि क्या पता जिम जाओगे तो पैर पे वेट वगैरह गिरा दोगे, पैर तोड़ लोगे अपना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट अ लॉट ऑफ टाइम्स बाय अ लॉट ऑफ बूमर्स। ऐसे हो जाएगा, बाहर मत जाओ, लोगों से इंटरेक्ट मत करो, बाहर की दुनिया बहुत खराब है, ऐसे है वैसे है। ओ डोंट डेट बिकॉज
यू हैव टू स्टे अ रेनबो टिल वी फाइंड समवन फॉर यू। और उसका भी कंफर्म नहीं रहेगा कि वो किस टाइप की लड़की है, वो ईवल है या फिर वो अच्छी है, या फिर उसका कोई ऐसा प्लान है जो कि बाद में तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। वी विल नॉट टेल यू। यही वजह है कि बूमर जब तुम्हारे पढ़ाई की भी बात करते हैं तो वो पढ़ाई के थ्रू तुम्हारी एक सिक्योर सरकारी जॉब लगवाना चाहते हैं। वो इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करते अगर तुम बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो। दे वॉन्ट सपोर्ट इट बिकॉज ओवर देयर इज सम रिस्क। दे वॉन्ट यू टू स्टे सिक्योर। उनका इस चीज़ में इंटेंशन अच्छा हो सकता है, लेकिन सिर्फ इंटेंशन अच्छा होने से ख़राब एडवाइस अच्छी नहीं हो जाती। मैं तुम्हें बोल दूं कि जिम मत जाओ, जिम जाने से तुमको ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और तुम बिस्तर में पड़े पड़े भैंस बनते जा रहे हो। तो मेरा इंटेंशन भले ही अच्छा था कि मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता था, पर आई मेड यू इनटू अ स्लॉब, तो आउटकम खराब ही हुआ ना। पहला लेसन ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन द रेल्म ऑफ अट्रैक्शन, रॉ मैस्कुलिनिटी, डोमिनेंस, ब्रेवरी, करेज, जो ये रॉ मैस्कुलिनिटी वाली क्वालिटीज होती है ना, दे विल ऑलवेज सरपास द अपील ऑफ सिक्योरिटी, जो बोरिंग सिक्योरिटी होती है, मतलब जहाँ केओस नहीं होता, जहाँ सब कुछ बस ऐसे चलता है। ओके कभी सोचो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा एडिक्टिव क्यों होती है? ब्रेकअप नहीं कर पाते उससे लोग, बिकॉज टॉक्सिक रिलेशनशिप इज ऑलवेज लाइक दिस। ठीक है, कभी खुश, कभी एकदम टेरर, कभी एकदम खुश, फिर एकदम टेरर। ये जो केओस है ना, दिस केओस इज व्हाट मेक्स हर इमोशंस फ्लक्चुएट। इसलिए देखते होंगे इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू कम आउट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप उसके इमोशंस को इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दे रही है कम समय में कि उसको इस स्टिमुलस से एक तरीके का एडिक्शन हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर तुम अपनी ऐसी कोई लाइफ जीते हो कि तुम 30 साल के हो चुके हो और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारी बस एक वैल्यू है, और वो ये है कि तुमने जॉब पाली, और उस जॉब को छोड़ के, अगर तुम्हारी जॉब को हटा दिया जाए तुमसे, उसको छोड़ के तुम्हारे अंदर पर्सनल कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कि एडमिरेबल हो। ना तुम्हारा फिजिक अच्छा है, ना तुम्हारा इंटेलेक्ट अच्छा है, ना तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, तुमसे किसी को बात करने को कह दो तुम कांपने लगते हो, ना ही तुम्हारे पास इमोशनल स्ट्रेंथ है कि कोई क्राइसिस आ जाए तो तुम यू कैन डील विद इट विदाउट क्राइंग। इन दैट केस व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज, जिस चीज से तुमको लगता है, मतलब बूमर्स ने तुमको बताया है ना कि करियर आ जाने से फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, एंड टू गेट अ गुड वुमन यू डोंट नीड टू लुक अट्रैक्टिव, यू डोंट नीड टू लुक गुड, यू डोंट नीड टू एक्ट गुड, यू डोंट नीड टू बी स्ट्रांग, बस फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले आओ, बिकॉज वुमेन ओनली रन आफ्टर मनी। और जब ये चीज होती है तो वो लड़का जिंदगी में पहली बार अट्रैक्ट करता है किसी लड़की को, वो भी बेस्ड ऑन हिज मनी, बेस्ड ऑन हिज करियर। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। लेसन पहला ये था, व्हाट वी लर्नड is that raw masculinity, boldness, bravery, all these qualities far outweigh the appeal of security, of calm, of the absence of chaos. Chaos needs to exist for attraction to thrive. Chaos, thrill, all these emotions need to exist for attraction to thrive. वरना अगर तुम एक बोरिंग आदमी हो जिसके पास दुनिया भर की सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और तुमको खाने होने की चिंता नहीं करनी, तुम्हारे घर में भी सब कुछ सही चल रहा है, बस एक तरीके से एक लाइन चलती जा रही है, एंड यू आर अ कंप्लीटली बोरिंग पर्सन, यू डू नॉट गिव एनी इमोशनल स्टिमुलेशन टू योर वुमन, देन योर रिलेशनशिप और मैरिज इज गोइंग टू कोलैप्स ईदर टुडे और टुमारो। ओके, सैडली तुम्हें खुद अपने आप पे इतना वर्क करना चाहिए कि यू बिकम एन इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग पर्सन टू बी अराउंड। क्या फायदा सिर्फ पैसे कमाने से अगर तुम खोखले हो? अब तुम किसी से बात कर रहे हो, जब तक तुम उसको अपना करियर नहीं बता रहे हो कि मेरा ये पद है, तब तक वो आदमी तुमको कुछ समझ ही नहीं रहा, तो फायदा क्या है उससे? होना ये चाहिए कि तुम उससे बात कर रहे हो, वो आदमी तुमसे इतना ज़्यादा इंप्रेस हो चुका है, वो इतना ज़्यादा तुमसे एनामर्ड हो चुका है कि जब बाद में तुम उसको बताते भी हो कि मेरे पास ये जॉब है, तो इट इज़ एन आइसिंग ऑन द केक। वो सोचे यार मुझे तो लगा था कि आप इतने परफेक्ट हो, इससे ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकते हो? आपने वो भी बता दिया कि आपके पास तो ये भी है। दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू। अभी कुछ लोग बाइनरी में सोचने लगेंगे, वो कहेंगे कि मतलब जॉब इंपॉर्टेंट ही नहीं है क्या? करियर इंपॉर्टेंट ही नहीं है? करियर और जॉब इंपॉर्टेंट है तभी तो सर्वाइव करोगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए इस चीज़ पे फोकस करो, तुम्हारे लिए, नॉट फॉर द वुमन। अट्रैक्शन के लिए दैट वोंट बी इनफ। अगर तुम सिर्फ उसी के बेसिस पे सोच रहे हो कि तुम्हारी रिलेशनशिप या फिर तुम्हारी मैरिज सस्टेन हो जाएगी, इट विल फॉल अपार्ट। और इसीलिए इस टाइप के अजीब केसेस देखते हो कि अच्छे खासे प्रेस्टिजियस जॉब वाले की वाइफ जिम जाती है एंड शी स्टार्ट्स एन अफेयर विद द जिम ट्रेनर। अब तुम उन दोनों को कंपेयर करोगे तो नो हेट टुवर्ड्स माय जिम ट्रेनर फ्रेंड्स, लेकिन उन सब केसेस में देखोगे तो वो जिम ट्रेनर कहीं मैच ही नहीं करता फाइनेंशियली उस आदमी को जिस पे चीटिंग हो रही है, बट स्टिल इट हैपन्स। और ये सारे एग्जांपल्स बूमर्स को बताओगे तो बूमर्स को होगा कॉग्निटिव डिसोनेंस, और फिर बूमर्स अजीबोगरीब बातें ऐसे करेंगे कि यार वो जो जॉब, वो आदमी झूठ बोल रहा होगा, उसके पास ये प्रेस्टिजियस जॉब नहीं है।
अरे वो ऐसे ही कुछ लोग झूठ बोल देते हैं, अरे वो पेपर वाले ऐसे ही छाप दिए होंगे, जॉब अब नहीं करता, अभी तो जिम ट्रेनर से सेट हो गई है ना। तो बूमर्स विल ट्राई टू रैशनलाइज दिस थिंग यूजिंग रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट्स। इस चीज से रिलेटेड जहां पे इनफिडेलिटी होती है इसके बावजूद कि आदमी के पास करियर बहुत बड़ा है, पैसे बहुत कमाता है, और अफेयर जिस आदमी के साथ चलता है वो काफी कम कमाता है। अगर ऐसे केसेस के तुम्हें एग्जांपल्स चाहिए तो मुझे मैसेज करना, ईमेल करना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मैं तुम्हें ढेर सारे आर्टिकल्स, डेटा भेज दूंगा, ये सब भेज दूंगा, और कुछ ऐसे ऐसे आर्टिकल्स भेजूंगा कि दे विल ब्लो योर माइंड, और जो ये एग्जाम्पल मैंने बताया है उसको विंडिकेट करेंगे। दूसरा लेसन हम लोग को ये मिलता है कि तुम चाहे कोई भी अच्छी खासी सभ्यता बना लो, कितना भी वो एडवांस हो जाए, कितने भी ज़्यादा वहाँ पे अच्छे शरीफ लोग हों, ये जो बूमर्स का झूठ है ना कि हम कमज़ोर नहीं, हम तो शरीफ हैं, बस हम शराफत में रहते हैं। शराफत कभी भी कमजोरी से नहीं आती। शरीफ हूं, हम लोग शराफत से रहते हैं। यूजुअली ये वो आदमी बोलता है जो कमजोर है, वो अपनी कमजोरी को जस्टिफाई करना चाहता है अंडर द गार्ब ऑफ नाइसनेस। वो असल में शरीफ नहीं है। उसको अगर तुम हल्की सी पावर दे दो ना, वो टायरेंट बन जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस पावर को, वो सीधा टायरेंट बन जाएगा, उसको जो दिखेगा वो उसको ऑप्रेस करेगा। जो भी वीक मैन होते हैं जो इस चीज़ को कहते हैं यार हम तो शरीफ आदमी हैं, हम इन सब में नहीं पढ़ते, वो कभी अपने लिए स्टैंड लेता ही नहीं ये कह के कि मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ। ऐसे आदमी को अगर तुमने हल्की सी पावर दे दी ना, ही विल टॉर्मेंट एवरी वन अराउंड हिम। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख पाते होगे कि स्कूल में जब तुम छोटे रहते हो तो क्लास के जो नर्ड होते हैं ना, उन नर्डों से कोई बात नहीं करता, कोई उनकी इज्जत नहीं करता, लेकिन अगर टीचर उन्हें मॉनिटर बना देती है ना, वो बन जाते हैं एब्सोल्यूट टायरेंट, डिक्टेटर। मतलब उसके बाद तो वो ऐसा बदला लेते हैं क्लास के ऊपर कि लगता है कि ही इज कमिंग विद वेंजेंस। ओके, यही किसी नॉर्मल लड़के को, किसी चिल लड़के को बना दो मॉनिटर, तुम देखोगे वो कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखाएगा ही नहीं, वो चिल है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि वो लोगों का कुत्ता बन गया है, ना 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 ना, ही विल बी इन हिज जोन। उसको पता है कि क्लास में कैसे ऐड करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में कैसे ऐड करते हैं। लेकिन किसी चोमू को बना दो ना अभी मॉनिटर, इतनी सी पावर दे दो, वो उसको एकदम अब्यूज करेगा, अथॉरिटेरियन बन जाएगा, डिक्टेटर की तरह बन जाएगा। तो पहली बात, इन लोगों में बिलीव करना बंद करो कि शराफत कमजोरी से आती है। तुम शरीफ तभी बन सकते हो असल में जब तुम्हारे पास किसी को हार्म करने की एबिलिटी है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो। जब जरूरत पड़े तो तुम हार्म कर सकते हो, तभी तुम शरीफ हो, बिकॉज यू कीप योर एबिलिटी टू डू हार्म अंडर कंट्रोल। तुम एकदम से पागलों की तरह, बंदरों की तरह सबको मार नहीं रहे हो कूद कूद के, पर अगर जरूरत पड़ती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यू, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली, यू कैन गो टू एनी लेंथ्स। यहाँ पे मैं सिर्फ वायलेंस की बात नहीं कर रहा, फिजिकल वायलेंस की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ वर्बल, इमोशनल, मेंटल, एवरीथिंग। wherever some sort of combat exists, you're ready to engage in the combat if your safety or your family's safety is at stake। यहाँ से हम लोग आते हैं दूसरे लेसन पे, और वो लेसन ये है कि किसी समाज को कितना भी ज्यादा सभ्य बना दो, कितना भी ज्यादा कल्चरली एडवांस्ड बना दो, कितना भी ज्यादा सिविलाइज्ड बना दो, लेकिन अगर उस समाज के अंदर तुम थोड़े से भी सैवेजेस को डाल दिए, थोड़े से भी बारबेरिक टाइप के लोगों को डाल दिए, जिनको सिर्फ मारना काटना ही आता है, जिनको सिर्फ वायलेंस करना आता है, जो कि समाज के रूल्स को नहीं मानते, जो कि समाज के रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये लोग भले ही कम होंगे, ये पूरे के पूरे सिविलाइज समाज को वाइप आउट कर देंगे। इनको समय नहीं लगेगा, क्योंकि सिविलाइज समाज जो है वो रूल्स को मानता है, वो एक तरीके के एथिक्स को रखता है अपने माइंड में, वो वायलेंस करने से पहले 10 बार सोचता है। जो बारबेरियंस हैं, दे डोंट केयर एट ऑल। वो घुसेंगे, दे विल कंप्लीटली रैवेज योर सोसाइटी, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि वो अपना कुछ बना पाएंगे, ना ना ना, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग यू बिल्ट एंड देन दे विल गो बैक इनटू वेयरएवर जंगल दे केम फ्रॉम। ये चीज़ आज भी हो रहा है दुनिया में, है ना। और मैंने एक एग्जांपल दिया था एक कम्युनिटी पोस्ट में कि किसी बाड़े में 100 भेड़ें हैं, वहाँ 2 भेड़ियों को भी डाल दोगे ना, भेड़ों को वो सब वाइप आउट कर देंगे, भेड़ें उनसे नहीं लड़ पाएंगी। ठीक है, ये एक बहुत ही हार्ड लेसन है सोसाइटी का, दुनिया के बारे में, और ये लेसन टाइमलेस है। रोम का भी कोलैप्स कुछ इसी तरीके से हुआ था, जिसको सिविलाइजेशन कहते थे उस समय का, सभ्य सोसाइटी, कल्चर्ड सोसाइटी। वहाँ पर धीरे धीरे अराइवल हुआ कुछ ऐसे लोगों का जो कि कुछ रूल नहीं मानते थे, जो कि एकदम वायलेंट थे, सैवेज थे, एंड दे ब्रॉट रोम टू द ग्राउंड। रोम का कोलैप्स इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें रोम के साथ उस समय हुई थी उसके कोलैप्स के टाइम पर, वही चीज़ें मोर और लेस आज हो रही हैं व्हेन इट कम्स टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, और कुछ कुछ मायने में हमारे यहाँ पर भी। तो ये बहुत ही अनकैनी रिजेम्बलेंस है। अगर तुम पढ़ोगे अबाउट द कोलैप्स ऑफ रोम, यू विल सी सर्टेन थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग एट दैट टाइम, दे आर हैपनिंग नाउ एज वेल। एक तरीके से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। कई सारे रेड पिल लेसन्स हैं जो कि तुम रोम के कोलैप्स से सीख सकते हो। अगर किसी को मन होगा तो उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा,
कई सारी चीज़ें जो कि रोम के कोलैप्स के टाइम पे हुई थी वो आज हो रही हैं हम लोग की दुनिया में. सेम थिंग्स आर रिपीटिंग ओके इन दिस वर्ल्ड इन 2025. ये अब भी हो रही हैं. सो इफ़ यू वांट टू गेट माय पर्सपेक्टिव ऑन दैट जस्ट लेट मी नो. जो बोनस लेसन है वो ये है कि रूल्स ऑफ अट्रैक्शन, रूल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इंटरजेंडर डायनामिक्स, ये सब टाइमलेस होते हैं. जैसे वो आज हैं वैसे ही 1000 साल पहले भी थे, वैसे ही 5000 साल पहले भी थे. जब से ह्यूमैनिटी का इंसेप्शन हुआ है तब से वो सेम हैं और सेम रहेंगे, चाहे तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना भी चेंज हो जाए. चाहे तुम इस देश से उठ के किसी और देश में चले जाओ, या तो तुम शहर से गांव में चले जाओ, या फिर गांव से शहर आ जाओ, दे शैल रिमेन द सेम. कल्चर की वजह से वो सारे बिहेवियर सबड्यू हो सकते हैं पर वो जाएंगे नहीं कभी.